Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panecha for Competitive Examinations and I am Piyush. In this particular session हम कई सारी बातें करने वाले हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस 2024 से आपको क्या चीज़ें सीखनी है। देखो इस बार ना बहुत सारे यार चीज़ें सामने आई हैं और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि जहाँ से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है, जो बच्चे एवरेज है ना, उनका जो मेन कॉन्फिडेंस था ना वो तो यहीं से ख़त्म हो गया जब उन्होंने कुछ लाइव मॉक्स में देखा कि अरे 390 बाई 390 तो इतने सारे लोगों के आ रहे हैं। मैं तो 97 परसेंटाइल लाके भी अंडर 1000 नहीं आ पा रहा हूँ, अंडर 2000 नहीं आ पा रहा हूँ, 5000 भी नहीं आ पा रहा हूँ, 10,000 के बाहर जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी इश्यूज थे। और इसके बाद में फिर एग्जाम में तो भाई माशाल्लाह टाइपिंग में दिक्कत आई है, सेंटर मैनेजमेंट में दिक्कत आई है। इन सिचुएशंस में क्या करना है, अभी इन शिफ्ट की भी बात करेंगे। आपका एग्जाम का जो क्वेश्चंस थे वो किस तरीके के आए हैं, क्या एनालिसिस था। अब जब इन्विजिलेटर्स मिसमैनेजमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, और कुछ बड़े भाई वाली सलाहें हैं। और मतलब बेसिकली मैं सारे ही मैटर्स पे बात करने वाला हूँ जिनसे कि कुछ जो न्यूबीज़ हैं, न्यूबीज़ मतलब जो नए-नए अभी एसएससी की फील्ड में आए हैं। अभी क्या हुआ बेसिकली, मैंने लास्ट 2 साइकिल से कोई वीडियो बनाई नहीं है। आई गेस मैंने 23 के लिए भी कोई ज़्यादा सेशंस नहीं लिए थे, ज़्यादा क्या आई गेस 1-2 ही लिए थे। इसके बाद से मैं एक्टिव ही नहीं हूँ यूट्यूब पे 23-24 साइकिल के लिए, है ना? तो आई गेस इस पीरियड में ना काफ़ी सारे नए बच्चे आए और वो बिल्कुल गलत राह पे चले जा रहे हैं, है ना? सो आई होप कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, वो तो एटलीस्ट जो क्रक्स है उस तक पहुँच पाएँ। बाकी मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं था बिकॉज़ जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम के थ्रू जॉइन्ड हैं, वो उनको पता होगा कि मैं थोड़ा-सा एक अलग प्रोजेक्ट में था, जिसमें कई सारे जो आप जितने इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जिन बच्चों के साथ उनको, मतलब जिनके पास सिर्फ़ 12th पास है या ग्रेजुएशन भी नहीं थी, तो उनके साथ में ग्रेजुएशन पे काम करना। उसके बाद में कुछ बच्चों का उसमें से सीजीएल का एग्ज़ाम भी था, उन्होंने प्री भी क्वालीफ़ाई किया। मेंस भी कुछ का अच्छा गया है, कुछ बच्चे भी इसमें घबरा के 2-3 बच्चों ने ये गलतियाँ भी की हैं। तो आई होप कि यार मैं इन सारे फैक्टर्स पे अभी कुल मिला के बात कर पाऊँ, जिससे आपको एक आइडिया पड़े यार कि अगर आप फर्दर एग्ज़ाम देने वाले हो 25 का या फिर जो भी है, तो इसमें आपकी मेंटल स्टेट क्या होनी चाहिए। यूट्यूब पे वीडियोज़ सिर्फ़ पढ़ते रहोगे या लोगों के कोर्सेज़ करते रहोगे तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? पीरियड, दैट्स इट। अब जो बड़े भाई वाली बातें हैं या जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो एक बार ध्यान से सुनना, आप इसे 2x पे करना चाहो 2x पे कर लो, जो भी आपको स्पीड ठीक लगे, लेकिन एक बार सुन लेना, है ना? चलो भाई। तो सबसे पहले लेसन्स हम क्या-क्या सीख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2024 से? देखो यहाँ पे ना जो चीज़ें आपके वश में नहीं हैं, वो है कि आपको क्या क्वेश्चन आने वाला है, या फिर वहाँ पे आप जो मिसमैनेजमेंट है वो आ जाएगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप उसे ना टैकल कर सकते हो। देखो टैकल करने का क्या-क्या तरीका होता है, अभी जो भी इश्यूज़ आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहीं पे आता हूँ यार। ये जब इन्विजिलेटर्स का यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होता है, मिसमैनेजमेंट कैसे होता है? एक तो आप एक बात हमेशा याद रखो, एग्ज़ाम सेंटर पे जब भी जाना है ना, जो लेट्स से आपका अगर 7:45 का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है ना, एंट्री स्टार्ट होने का टाइम, तो आप 7:40 पे यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है? ये चीज़, ये लेट होना, डिले होना, ये सब चीज़ें अपने एंड से तो मत ही करो, ठीक है? मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 7:58 एएम तक पहुँच जाओ। अगर कहीं पे दूर आपका एग्ज़ाम है तो कोशिश करो 1 दिन पहले जाने की। पैसा खर्च होगा, होटल का खर्चा होगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो खर्चा आप थोड़ा-सा कर लो, है ना? अ, भले अदर जगह से अपना जो है खर्चा काट लो या किसी से कुछ पैसे ले लो 1000 2000, लेकिन ये चीज़ आप अपने एग्ज़ाम के ऊपर एटलीस्ट जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी हो और आपको पता हो आप तैयारी अच्छी करके आए हो, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों पे रिस्क मत लिया करो, ठीक है? ये बात। अच्छा, दूसरी बात, इन्विजिलेटर्स क्या करते हैं ना, कई बार यहाँ पे मैंने बहुत से बच्चों के इश्यूज़ आए हैं कि उनको रफ शीट नहीं दी गई, है ना? उनको ना तो यहाँ पर रफ शीट दी गई, ना पेन दिया गया एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक, और इसके अलावा उनको ये अपना कमीशन कॉपी होती है, सीसी, ये भी उनको एग्ज़ाम के बीच में दी गई। इसके अलावा उनकी अटेंडेंस नहीं हुई। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम देने का तरीका बताता हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम में, मतलब आपका सब कुछ बायोमेट्रिक वगैरह हो गया, आप सीट पे बैठ गए, आप यहाँ पे अपना जो साइन इन है, साइन इन ही नहीं करोगे जब तक आपको यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होती, ठीक है? सबसे बेसिक रूल, आपको सबसे पहले वहाँ पर जाके अपनी अटेंडेंस देनी है। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं ली गई है, इन्विजिलेटर बोल रहा है कि भाई साइन इन कर लो, हम अटेंडेंस आपकी ले लेंगे, आपको बिल्कुल नहीं करना। आप बोलो हम पहले अटेंडेंस देंगे, यही रूल होता है। और ये एक बच्चे के बोलने से नहीं होगा,
एक बच्चा बोलेगा तो उसकी बात सुन लेंगे, ये जब सारे बच्चे जो उस रूम में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं इंडिविजुअली भी बता सकता था जिसको इश्यू आया था मुझसे, जिसने पूछा। बट जब तक सारे लोग मिलके नहीं बोलोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। आप अगर उस सेंटर पे उस रूम में हो तो सारे बच्चों को मिलके बोलना है कि भैया हमें अटेंडेंस लगानी है, जिसमें आपका साइन होता है और आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। वो जब तक नहीं होगा तब तक आप अपना पहला साइन इन भी नहीं करोगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली आपको इन चीज़ों को करना है। पहला साइन इन आपने कर लिया, ठीक है, इसके बाद में आप एग्ज़ाम अपना स्टार्ट बिल्कुल नहीं करोगे। क्या नहीं करना है आपको? एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं करना है जब तक आपकी कमीशन कॉपी आपको नहीं मिल जाती। कमीशन कॉपी नहीं मिल जाती, उसमें आपका थंब इम्प्रेशन नहीं लगवा लिया जाता, तब तक आपको एग्ज़ाम साइन इन नहीं, सेकंड साइन इन नहीं करना है। एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए। भले आपसे वो आप बार-बार आके बोले स्टार्ट करो, वो चिल्लाए कि हम आपका कैंसल कर देंगे, हम बाहर निकाल देंगे। सारे बच्चे बोलोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और जो रूल है वो रूल है। ये क्या करते हैं कि इनको इन्विजिलेटर्स कुछ पता होता नहीं है, चीज़ों का कोई आइडिया नहीं होता है, वो पूरे बच्चों की लाइफ़ बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कोई इनको मैनेजमेंट नहीं है, बस टीसीएस वाले पता नहीं क्या ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, गाइडलाइंस ही नहीं पता इन्विजिलेटर्स को। 400-500 रुपए में हायर कर लिया आपने 1 दिन के लिए उनको, और आपने कोई उनको ट्रेनिंग पर्टिकुलर दी नहीं है। उनको कुछ पता ही नहीं होता है कैसे क्या करना है। तो एटलीस्ट आपको तो पता है ना, तो आप सभी लोगों को एक साथ अपने लिए स्टैंड लेना होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है जब आपके पास में स्टार्टिंग का सेक्शन 1 चल रहा हो ना, और आपके पास में 1 घंटा मिलता है 60 क्वेश्चन के लिए मैथ और रीज़निंग वाले, तो उसमें आप कमीशन कॉपी लेके उसमें साइन करना, डिटेल्स फिल करना, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो ये। और जब आपके सामने पहले साइन इन के बाद आता है कमीशन कॉपी पे आपको जो भी लिखना है, तो उसके बाद आप कहाँ से देखोगे? अच्छा, यहाँ पे वो आपसे बोल सकते हैं कि जो भी वो आपको एक सेंटेंस लिखने को दिया जाता है, वो अपने आप एडमिट कार्ड पे लिख लो। बिल्कुल नहीं लिखना है, एडमिट कार्ड पे हम कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है? एडमिट कार्ड पे आपको कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करना है। अच्छा, जब ये सब हो गया, इसके बाद में ही आपको सेकंड साइन इन करना है, ठीक है? जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, सेकंड साइन इन कर लिया, एग्ज़ाम स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। और जब तक आपको रफ शीट नहीं मिल जाती, पेन नहीं मिल जाता, आपको सेकंड साइन इन नहीं करना है। भई जब तक ये सारी चीज़ें ना मिल जाएँ कंबाइंड फॉर्म में, जितने बच्चे हैं आपके रूम में, सबको बोलना है हम बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे एग्ज़ाम को। भई आपको कंबाइंड अप्रोच लेनी ही होगी। आप बात समझिए इस चीज़ को, ठीक है? इसके बाद में आती है टाइपिंग वाली बात, कि टाइपिंग में क्या है? देखो, टाइपिंग में क्या होता है ना, आपको जब साइन इन करने का ऑप्शन आता है ना, साइन इन का, यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी रहती है, यहाँ पासवर्ड डालना होता है। सबसे पहले आप क्या करो, इस पासवर्ड में आपको वो तो दिखेगा नहीं कि क्या टाइप कर रहे हो, क्या आ रहा है। बट फिर भी जो क्वर्टी से लेकर के आपका लास्ट में एनएम तक जो होती है ना, और जो आपका फुल स्टॉप वाला बटन है, और फिर ये आपके नंबर्स हो गए 1 2 3 4 से लेकर के लास्ट तक, और आपका फर्स्ट ऑफ वाला हो गया, ये सारे ना एक बार दबा के, एक बार आपने क्यू दबाया, आप खाली बैठे हो ना वहाँ पे, क्यूआरटी दबा लो, देखो भैया मैंने क्यू डब्ल्यू ही दबा दिया, यहाँ पे 3 आपकी बिंदी आ रही है नहीं आ रही हैं, ये सारे आप चेक कर लो वहीं पे। और अगर लगे कि भैया ये मैं दबा रहा हूँ, ये यहाँ पे मेरे सामने नहीं आ रहा, लेट्स से आपने यहाँ पे एच को प्रेस किया, एच वाली की को प्रेस किया है, बट यहाँ पे आपका कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, तो आप वहीं पे अपना कीबोर्ड बदलवाओगे, साइन इन नहीं करना है तब तक। ये बात समझ लो, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं, ठीक है? अब जब तक आपका यहाँ पे ये की नहीं दब रहा है, तो आपने यहाँ पे मतलब बेसिकली आप जब आपने साइन इन किया है ना, तब तक आपके को ये पता होना चाहिए कि मेरी सारी जो कीज़ है ना, वो प्रेस भी ठीक से हो रही हैं और वो फंक्शन भी ठीक से कर रही हैं, ठीक है? कोई हार्ड यहाँ पे की नहीं है, कोई मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है, तो मतलब कीबोर्ड वाला तो सॉर्ट आउट है। साइन इन करने से पहले ही सॉर्ट आउट है, कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? फर्दर अगर कोई दिक्कत आती है, तो आपको जो डेमो वाला टाइम मिलता है, या फिर जो यहाँ पे ब्रेक टाइम मिलता है, उसमें कैसे भी करके खड़े हो जाओ, उनको चिल्लाओ भैया वहीं से खड़े होके कि मेरा चेंज कराओ, है ना? जब तक खुद के लिए लड़ना नहीं आएगा, बैठे-बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। ये समझ लो आप, है ना? तो ये आपको करना होगा एग्ज़ाम टाइम में, ठीक? अगर आप इन सभी चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, आपका ये जो एग्ज़ाम बिगड़ रहे हैं ना जिन बच्चों के इन्विजिलेटर की वजह से या मिसमैनेजमेंट की वजह से, कुछ नहीं होगा। बट इन सभी में आपको यार कंबाइंड अप्रोच लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हुँ? अपनी जो भी रूम है उन सबको मिलके बोलना पड़ेगा सारे बच्चों। ये बात आप समझिए, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, आपको बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रही होगी, बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा विलेज साइड में हूँ अभी, है ना? कुछ टाइम के लिए। तो ख़ैर, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या लेसन्स आपको लेने हैं। सबसे पहला लेसन मैंने देखा, कई सारे बच्चे ना कोर्सेज़ के पीछे ही भागते रहते हैं। प्री के टाइम पे कोर्सेज़ के पीछे भागेंगे, मेंस के टाइम पे मेंस का बैच ले लो, और उसके बाद में आप ये अपना क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बैच आते हैं जो।
प्रैक्टिस बैच ले लो, मैथ पे फोकस्ड रहो, इसके अलावा इंग्लिश पे ज़्यादा काम करना नहीं है, जीके को भूल जाना है। जीके को देखो भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन आने हैं, आप आउट इनपुट डालोगे, आउटपुट बहुत कम निकलेगा, लेकिन ये नहीं कि आप उसको भूले ही चले जा रहे हो, एग्जाम का 1 मंथ पहले भी आप उसे भूले ही हुए हो, है ना? कम से कम जो एग्जाम के पीछे का 1 मंथ होता है उसमें आपको जीके पढ़ना है, ठीक है? जीके को पढ़ना पड़ेगा, आप भले लूसेंट प्रेफर करो, कोई भी बुक उठा लो, उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। फर्दर जो अभी जीके क्वेश्चंस आ रहे हैं एसएससी मेंस में, वो कहीं ना कहीं पीसीएस लेवल के या फिर यूपीएससी लेवल के आ रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको, अगर आप पेनेशिया वाला सेशन देखोगे, तो जीके पेनेशिया 3.0 सीरीज़ थी लास्ट वाली, जो मैंने 2 साल पहले ली होगी आई गेस, या 1.5 साल पहले, कभी तो ली थी, है ना, बहुत टाइम हो गया उसको। तो उसमें मैंने आपसे बोला था एसएससी के कई क्वेश्चंस यूपीएससी से इंक्लाइन कर रहे हैं, यूपीएससी में पूछे गए पिछले सालों के क्वेश्चन से, या फिर पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन से। तो वो चीज़ अब आपको धीरे-धीरे और ज़्यादा जो है देखने को मिलेगी अभी, है ना? तो जीके का तो ये सीन है। बाकी करंट अफेयर तो करना मेंस के लिए कोई प्रेफ़रेबल है नहीं। फिर भी अगर आप इस 1 महीने में पढ़ोगे ना, तो आप 20 दिन में जो जीके का बेसिक सिलेबस है, लूसेंट से आप ये कवर कर सकते हो। या कोई भी टीचर का एक सेशन उठा लो, उससे कंप्लीट कर लो, आपने जहाँ भी पढ़ा होगा नोट से कर लो, बाकी के 10 दिन में करंट अफेयर के जो मैराथन्स होती हैं या टॉप 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1000 क्वेश्चंस होते हैं, वो तो कर ही सकते हो, है ना? अगर एक दिन में 100 क्वेश्चन करोगे तो 10 दिन में आप 1000 क्वेश्चन करके जा सकते हो पूरे साल के। वो करके चले जाओगे तो इससे आपका जीके काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाता है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिए, ये 25 वाले बच्चों के लिए टिप्स दे रहा हूँ। अच्छा, जो मैथ्स का सेक्शन था उसमें जो बच्चे देके आए भी हैं ना 24 का मेंस, मैं उनसे एक बात पूछूंगा, आपने जो प्रैक्टिस करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो काम में आई है, या आपने ये जो कोर्सेज लिए वो काम में आए हैं? आप एक बात याद रखो, जितनी ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे, वही काम में आने वाला है। ये आप बिल्कुल लिख के रख लो इस चीज़ को, ठीक है? मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथों के नीचे से जो है चीज़ों को निकालोगे, उतना ज़्यादा जल्दी काम कर पाओगे, क्योंकि सारा खेल स्पीड का है। यहाँ क्वेश्चन कोई तुर्रम खां वाला नहीं आ जाएगा अलग से। अगर एक आधा दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं तुर्रम खां वाले, उनको छोड़ दो, है ना? बट बाकी क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अभी सबसे ज़्यादा क्या हुआ है ना इस बार की, सिली मिस्टेक्स, है ना? सिली मिस्टेक्स वाले बच्चे ही बहुत हैं। क्यों हुई है सिली मिस्टेक? क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं की भाई। आप वीडियोस देख रहे हो, कोर्सेज देख रहे हो, या कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उससे आपकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज होनी है, उससे आपकी सिली मिस्टेक थोड़ी दूर हो जाएगी। भैया आपने एक सिली मिस्टेक, अगर आपने मॉक्स दिए हैं, मॉक्स की प्रैक्टिस करी है, या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस की है, तो आपको पता होता ना कि मैं यहाँ सिली मिस्टेक करता हूँ, इससे अवॉइड करना है। उसको आप और 10 बार करोगे तो अपने आप वो सिली मिस्टेक दूर हो जाएगी। तो उसके लिए प्रैक्टिस, है ना? अच्छा जी, अब एक सबसे बड़ा जो रीज़न है ना इस चीज़ का, वो है फोमो। ये जो फोमो है ना, ये बिल्कुल हटा दो। अगर आप मेंस के एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले से ना, आप टेलीग्राम नहीं खोलोगे, यूट्यूब नहीं खोलोगे, कुछ भी नहीं खोलोगे ना, तो चलेगा। कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा कोई बहुत आंखें बिल्कुल ये नहीं बता देगा कि एग्जाम में, अरे एग्जाम में तो ये आ रहा है, देखो भाई ये पढ़ लो, इसके बिना तुम्हारा एग्जाम निकलेगा ही नहीं। अगर आप वो 1 मंथ बैठ के किताबों के साथ भी काम करोगे ना, और सिर्फ मॉक्स लगाओगे, तो भी आपका, आप कहीं ना कहीं परफॉर्म बेटर करोगे। तो अपने दिमाग से ये हटा दो कि अगर मैं एक इस वीडियो को देख लेता, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाता, अगर मैं इस टीचर से पढ़ लेता, उससे सिलेक्शन हो जाता। किसी से सिलेक्शन नहीं होना, बता रहा हूँ मैं वेटरन हूँ, आप जिसमें अभी इमेच्योर हो के। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो। जो बता रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपका ऑफ कोर्स निकलेगा, 101% निकलेगा एग्जाम। लेकिन अगर आप इस चीज़ में रहोगे कि अरे मेरे को ये फोमो है, मैं ये वाला तो रह ही गया, अरे ये तो प्रैक्टिस बैच आ गया, इस बैच से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब देखो, मैं टीचर हूँ, मेरे बैचेस भी आएंगे, मैं पढ़ाता भी हूँ यूट्यूब पर, लेकिन इससे भले मुझे घाटा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप समझिए इस चीज़ को, है ना? कि कोई टीचर आके खुद से तो नहीं बोलेगा ये, लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है? जो बच्चे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता ना, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो तब तो समझ आता है कि भैया आपने कोई भी टीचर का, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरा कोर्स लो या उस टीचर का लो या इसी का लो, किसी भी टीचर का कोर्स लो। अगर आप ज़ीरो पे हो, उसे समझो, उसे आप जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप आपके हाथ से निकलेंगी कि अरे यार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। जब आप वो, कोई भी टीचर है ना, वो अच्छा ही पढ़ाता है, सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर कराता ही है, ठीक है? अगर भले वो
8-10 कॉन्सेप्ट छोड़ भी देगा ना, तो जब आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे अपने आप आपके अंदर उठेगा, अरे यार ये क्यों नहीं कराया मुझे? तो उसको सर्च करो भैया, वो दिख जाएगा आपको यूट्यूब पे कहीं न कहीं कि अरे हाँ, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आधे बच्चे तो भई 2 महीने इसी में पड़े रहते हैं, अरे मैं इससे पढ़ूँगा, नहीं अब मैं इस वाले का ये वाला बैच लूँगा, अब मैं उसका वो लूँगा, अब मैं ये लूँगा, तो लेने-लेने में सब लेना-देना हो जाता है। आप बात समझिए इस चीज़ को, है ना? तो जो भी है, अगर आप ज़ीरो पे हो, किसी भी टीचर से सारे चैप्टर्स को पढ़िए। उनके बाद अगर आप 20% काम कर रहे हो ना, अगर आपने 20% टाइम डिवोट कर दिया किसी के लेक्चर्स को करने में, कुछ कंप्लीट करने में कोर्स, तो बाकी का 80% टाइम शुड बी गिवन बाय यू इन प्रैक्टिसिंग दोज पीवाईक्यूज। ठीक है, समझो इस चीज़ को प्लीज़। ठीक है, तो ये लेसन्स हैं जो आप सीजीएल मेंस से ले सकते हो, अभी एसएससी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं 24 के, उससे ले सकते हो। अगर आप ये अपने दिमाग में रखोगे तो आपका मतलब होगा, 101% होगा, है ना? जो बच्चों ने अभी 24 का मेंस दिया है, अगर इसमें से आपको कोई भी बात गलत लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट था अपना कि कौन सी शिफ्ट जो है टफर साइड में थी। तो जो 18th वाला पेपर था उसमें आपको 5 नंबर का ऑन एन एवरेज अभी हम मान के चलते हैं, बिकॉज जैसा मैंने रिव्यू लिया है 18th और 20th वाले बच्चों का, तो 5 नंबर का एवरेज 18 वाले शिफ्ट वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। अभी टाइपिंग जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइपिंग नहीं हुई है 20th वाले बच्चों की, तो लेट्स सी उनका टाइपिंग में क्या आता है। अगर वो लंबा सा पैसेज आया है 20-20 हज़ार वाले की डिप्रेशंस का, तो अब देखते हैं आगे उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम जो मेन एग्ज़ाम की बात करें पेपर 1 पेपर 2, तो उसमें तो अपना ये 5 नंबर के एवरेज का फ़ायदा मिलेगा 18th वालों को, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ 1-2 क्वेश्चंस का ही मैथ्स में अगर आप देखोगे, 1-2 थोड़ा-थोड़ा लिटिल बिट जो है, इंग्लिश भी थोड़ा ईज़ी था 20th वाले बच्चों का। हो सकता है और भी हो, बट मैंने जिन बच्चों से रिव्यू लिया है तो उनका तो यही कहना है, ठीक है? चलो भई। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे लिए अनकंट्रोलेबल है इस नॉइस को कंट्रोल करना, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है? अच्छा, अब क्या है, मिसमैनेजमेंट का बता दिया है, बड़े भाई वाली सलाह यार यही है, प्लीज़ प्रैक्टिस। टीचर्स की बातों में ज़्यादा मत आइए, बिकॉज़ वो टीचर्स हैं भी नहीं, आधे से ज़्यादा तो यूट्यूबर्स हैं। जो भी आपको ठीक लगे उससे आप एक बार कंप्लीट कर लो और बाकी का अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। अपने लिए काम सिर्फ आपको करना है, किसी को आपकी नहीं पड़ी है, ठीक है? कुछ लोगों को पड़ी है जो अच्छे लोग हैं, तो वो आपको टाइम टू टाइम एडवाइस देंगे यूट्यूब पे, आप समझ जाओगे कि हाँ भैया ये सही बोल रहा है, ठीक है? तो ज़्यादा झमेले में मत पड़ना, कुल मिला के बात ये है। हाँ, अब ये सबसे बड़ी बात यार, यहाँ पे ना मैंने देखा कई बच्चे तो स्टार्टिंग से ही डिमोटिवेट थे। क्या डिमोटिवेशन था उनका कि भई सर ये जो मैं लाइव मॉक देता हूँ ना, लाइव मॉक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम। आप समझ रहे हो? ये जो लाइव मॉक हो रहा है ना 1-2 जगह, वो सबसे बड़ा स्कैम क्यों है? क्योंकि उन्होंने ना जब ये स्टार्ट करा था लाइव मॉक, तो उन्होंने अंड-बंड नंबर दिखाए थे, पता है आपको? उसमें जब स्टार्टिंग में उन्होंने दिखाया ना 1 लाख का डेटा, वो 1 लाख उनका उस टाइम पे बच्चों ने दिया ही नहीं था मौका, आप बात समझो पहले। ठीक है? स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ जब ये स्टार्ट हुआ था। अभी तो उन्होंने फिर भी इसको फिक्स कर लिया है कि जितने बच्चे दे रहे हैं उतना आ रहा हो। दूसरी बात, कई बच्चे क्या करते हैं ना, अराउंड 20% ऐसे हैं जो कि उस मॉक को दोबारा दे रहे होते हैं। है ना? लाइव मॉक को 2 आईडी से उन्होंने बनाया, दूसरी आईडी से दोबारा मॉक दे रहे हैं। ठीक है? तो उसमें इश्यू आया, स्टार्टिंग में ये भी इश्यू आया कई बार, है ना? फिर रिसेंटली क्या हुआ कि उन्होंने बोला हम आंसर्स बाद में देंगे, बट फिर क्या है, जो जीके है, कंप्यूटर है, उसको कई बच्चों के अंदर आता है कि अरे मैं इसको फटाफट से इंटरनेट से गूगल कर लेता हूँ और आंसर दे देता हूँ। तो जीके कंप्यूटर के मार्क्स हो गए, इंग्लिश के मार्क्स हो गए, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कभी भी ये जो मॉक्स होते हैं ना, इनके इंग्लिश के मार्क्स और जीके के मार्क्स को बिल्कुल दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई रही बात मैथ्स की और रीजनिंग की, तो मैथ्स रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस इनके, जैसे 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इर्रेलेवेंट होते ही हैं, ठीक है? रीजनिंग में भी 1-2 इर्रेलेवेंट होते हैं, तो अगर आपसे वो इर्रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपको मॉक देने का मतलब है आप अपनी स्पीड चेक कर रहे हो, उसमें आप अपनी रैंक नहीं देख रहे हो, ठीक है? तो कई बच्चों को यही इश्यू है कि सर मेरी रैंक मॉक में कम आ गई, तो मेरे एग्ज़ाम में भी कम ही नंबर आएँगे। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस मॉक से क्या चाहता हूँ, मेरी डिमांड क्या है इस मॉक से।
ये मॉक क्या कर रहा है मेरे साथ, उसका मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मेरी डिमांड मॉक से है कि यार मैं स्पीड में, ये जो मेरे पास अगर मेंस में 30 क्वेश्चन हैं, हमारे टाइम पे तो खैर 100-100 क्वेश्चन होते थे। तो ये 30 क्वेश्चन मैं इस टाइम पे कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, हैंडल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कहाँ मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। मैथ्स में मेरा ये मोटो है, क्या मेरे को सारे कॉन्सेप्ट आते हैं? क्या ये बागड़ बिल्ले वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो ये भाई मेरे एग्जाम से, पैटर्न से या एग्जाम के टॉपिक से रिलेटेड है भी या नहीं है? अगर कोई बिना खाम अगर ये सब कैसे पता चलेगा जब आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रखे होंगे? भैया अगर आपने पिछले 5 साल के पीवाईक्यू भी कर रखे हैं तो आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कैसे नहीं आने हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट बांगड़ बिल्ले वाला है। तो भैया बांगड़ बिल्ले वाला कॉन्सेप्ट से मेरे को कोई मतलब नहीं है ना? तो मुझे बस ये देखना है मैथ्स और रीजनिंग में मेरी स्पीड बढ़िया बने। और अगर 60 मिनट का टाइम है तो मैं 55 मिनट में पूरा पेपर करके बैठ गया हूँ ना, ये देखना है बस मुझे। बाकी क्या रैंक आ रही है, क्या नहीं आ रहा, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे मुझे। बात समझिए आप। अगर आप इंग्लिश और जीके को देखो, इंग्लिश और जीके में आपको स्ट्रिक्टली रिलाई रहना है पीवाईक्यूज़ पे, क्योंकि टाइम अच्छा खासी मिलता है मेंस में। ये मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बात बता रहा हूँ। इवन आप प्री के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, इंग्लिश जो है वो उसकी 8 मिनट में हो जानी चाहिए, जीके 2 मिनट में हो जानी चाहिए, बाकी का पेपर के लिए 50 मिनट बचने चाहिए। ठीक है, तो वो भी कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में आपको करने हैं मैथ्स और रीजनिंग के। प्री और मेंस तो लमसम सेम सेम खेल हो गया। अब क्या है कि इंग्लिश में देखो, अगर करना है तो भैया रीडिंग कर लो। ठीक है, रीडिंग के लिए अब ये नहीं एडिटोरियल उठा लिया, अरे भाई मैं तो द हिंदू पढ़ूंगा, है ना, ऐसा नहीं। रीडिंग के लिए कोई भी बेसिक सी स्टोरी पढ़ सकते हो ना यार। 12th की किताब पढ़ी है कभी? 12th की इंग्लिश की किताब पढ़ ली पूरी? एक बार उसे पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, 8th की पढ़ लो, 10th की पढ़ लो, उसकी स्टोरीज को पढ़ो। कुछ अगर कोई अलग अलग जैसे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हो गए, बेसिक आर्टिकल तो पढ़ना सीख जाओ पहले। एडिटोरियल पढ़ेंगे भाई, फिर से डिमोटिवेशन होगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो बात को समझो, है ना? इंग्लिश और जीके में स्टिक टू द पीवाईक्यूज ओनली। उसमें आपके मॉक के नंबर क्या आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? उसे आप ऑन एन ऐसे देख सकते हो, फॉर रेफरेंस अगर आपने दे लिया तो देख लो, हाँ भाई ठीक है, मेरे को इंग्लिश में अगर, हाँ इंग्लिश में एरर कोई गलत हो गई है तो हाँ इसका क्या कंसेप्ट है। तो भाई ये है खेल, ठीक है। अब अगर आप टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करो तो आप ये समझ लो कि आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट करनी है। अगर सी एच एस एल देने जा रहे हो, सी जी एल देने जा रहे हो तो 35 वर्ड पर मिनट होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो या कुछ भी करो, है ना, ये आपको अचीव करना है। आप इसे अगर डेली डेली प्रैक्टिस करोगे, एक बार कुछ 10-12 वीडियोस को देख लोगे कि समझ लोगे कैसे कैसे करना है, तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सब कर लेते हैं 40 तक। तो ये है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो थिंग्स दैट न्यूबी हैज़ टू अंडरस्टैंड, जो मैंने ऊपर बताया है ना, फोमो ओमो मत लो अपना, इसके पीछे मत पड़ो। ठीक है यार, तो फिलहाल मैं इस सेशन को अब यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे एक बेसिक सी बतानी थी वो मैंने बता दी हैं। अब तो फिर जब आंसर की आएगी सीजीएल मेंस वालों की, तब हमें चीज़ें और क्लैरिटी आएगी कि भाई कैसे क्वेश्चंस है। बट ऑल इन ऑल जैसा कि मुझे पता है, अगर आपने पीवाई यूज़ की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आप अच्छा खासी जो है वहाँ पे परफॉर्म करके आ सकते थे, है ना? तो ये कहानी हो गई। अब इसके बाद में एक बार मुझे ये भी बताना कि आप क्या एग्ज़ाम अभी टारगेट कर रहे हो, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से तो मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। बिकॉज़ एज़ आई टोल्ड यू गाइज़ कि मैं कुछ प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, उन बच्चों को काफ़ी टाइम देना पड़ा, काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ा, बहुत सी चीज़ें टैकल करनी थी, तो वो अब अच्छे से हो गई हैं सारी चीज़ें। तो आई होप कि अब बाय गॉड ग्रेस उनका कुछ बच्चे उसमें निकलेंगे भी, और फिर वो भी वही काम करेंगे और वो 10x स्पीड से करेंगे जो मैं उनके लिए कर पाया हूँ। ये यार बहुत मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है बाय गॉड ग्रेस। और बस यार फिर अभी तो इस सेशन को एंड करता हूँ। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है तो उन्हें पता होगा कि मैं किस तरीके से चीज़ों को बताता हूँ। तो एक बार बताइएगा, और बाकी मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। देखो, मेहनत तो यार करनी पड़ेगी, आज नहीं, ये एक बात समझो, ये जो लाइफ है ना, ये हमारी एक इक्विलिब्रियम होती है लाइफ, समझ रहे हो? लाइफ इज़ अ इक्विलिब्रियम। ये जो आपकी लेट से दो भाग हैं, ये है आपकी जवानी, ये है आपका बुढ़ापा। ठीक है, जवानी में आपने भयंकर स्ट्रगल किया, भयंकर मेहनत करी, तो इस मेहनत को कैंसिल आउट करेगा बुढ़ापे का आराम। आप पड़े रहोगे, मस्त जीवन कट रहा है यार, मैंने अपने लिए रिसोर्सेज बना लिए हैं। जवानी में आपने मस्त मेहनत करी, एकदम दिन रात बढ़िया आराम किया, बुढ़ापे में मेहनत तो करनी पड़ेगी और ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि मेहनत तो उतनी ही करनी है, लेकिन बॉडी आपकी जर्जरा रही है, एकदम हिल गई है ना, अस्थि पंजर हिलने लग गए हैं, तब बड़ा कष्ट होगा, सुनने को भी मिलेगा, है ना?
आपकी जो मैडम होंगी वो भी चिल्लाएँगी, आपके बच्चे भी चिल्लाएँगे, क्या टैकल करोगे फिर, है ना? तो ये है प्रॉब्लम। इसलिए इक्विलिब्रियम बनाना है। तो अभी कर सकते हो, अस्थि-पंजर एकदम बढ़िया हैं, झरझरा नहीं रहे हैं, तो अभी काम कर सकते हो। तो करो अच्छे से, मेहनत करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।